बुलडोजर भी चलाया जाएगा। वो एनिमी प्रॉपर्टी, मैं आपसे कह रहा हूं कि चारों ओर एनिमी प्रॉपर्टी है। आप जो जो आतंकी हैं, आतंकियों का जो करेंगे करेंगे, पहले एनिमी प्रॉपर्टी तो गिरा लीजिए जिसकी आवश्यकता है, नहीं तो हाथा खत्म हो रहा है। और यही तो प्लान उनका था कि एनिमी प्रॉपर्टी किसी तरह से बच जाए और डाइवर्ट हो जाए दिमाग इधर। वो एनिमी प्रॉपर्टी पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सबको, कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। और लगातार बाबा जी ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में हम दंगे नहीं होने देते। कानपुर एक ऐसा प्लेस रहा है जो आज़ादी के आंदोलन के समय पर मुस्लिम लीग का गढ़ रहा। जो 90% आबादी पाकिस्तान चली गई, उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? 1968 में उस प्रॉपर्टी को भारत में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। दूसरा काम ये किया कि 8 भाइयों में से 6 चले गए, 2 रह गए, 6 अपनी प्रॉपर्टी 2 को दे गए। यानी कि 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान भी बन गया और हिंदुस्तान में भी जमीन बचाए रखी। अखिलेश यादव के जो क्षेत्र हैं, इटावा, मैनपुरी, शिकोहाबाद यानी कि फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, औरैया, इनमें कोई एनिमी प्रॉपर्टी नहीं निकाली उन्होंने। अभी 2-5-10 दिन पहले की बात है। 198 मंदिर जो मुस्लिम एरियो में थे, जिन पर रह रहे मुसलमानों ने कब्जे कर लिए थे, उन मंदिरों को खाली करवाया है। इसका खुलासा हो गया तो आधा कानपुर खाली करना पड़ेगा। ये जो चंदेश्वर का हाथा है, इसके चारों ओर एनिमी प्रॉपर्टी है। 3 तारीख को ही ये बस्ट कर दिया जाए ताकि वहां जो ये प्रशासन लगा होगा उसको संभलने का समय ही ना मिले। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम यानी कि जुमे की नमाज के बाद में कानपुर में ही हिंसा के बाद से लगातार कवरेज कर रही है ग्राउंड पर जाकर के। लेकिन सवाल बार बार एक ही खड़ा होता है कि आखिर यहाँ के हालात इस तरह के क्यों पैदा किए जा रहे थे। बात करें बार बार तुलना जम्मू कश्मीर से करना कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाने की कोशिश की जा रही है, हालात कुछ ऐसे ही थे कि जब हाथा में हमला करने की कोशिश की गई, यानी कि वहां वो एक ऐसा इलाका है जहां हिंदू समाज रहता है। लेकिन आज खास इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के नेशनल कन्वीनर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीके दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे बड़ी बात है कि आप कानपुर के निवासी हैं। जो शुक्रवार को घटना हुई उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, शुक्रवार की घटना को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि ये एक मस्जिद का नहीं हो सकता, एक इलाके का नहीं हो सकता, एक मोहल्ले का नहीं हो सकता। इस पर पीएफआई एंगल हम सब देख ही रहे हैं कि आ गया है। बरेली से गिरफ्तारी हुई है और यहाँ भी मौलानाओं की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जिस प्रकार से एसोसिएशंस, मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं कि कोई एसोसिएशन के अध्यक्षों का बीच में इन्वॉल्व होना, तो ये एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है और बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। परिप्रेक्ष्य क्या है कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और लगातार बाबा जी ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में हम दंगे नहीं होने देते। आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती ने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये क्लेम कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर को शांत किए हुए हैं, अब ये जो हत्याएं हो रही हैं, टारगेट किलिंग, तो केंद्र सरकार जवाब दे। कुल मिलाकर टारगेट किलिंग इसलिए हो रही है कि वो केंद्र के ऊपर सवाल खड़ा किया जा सके वर्ल्ड वाइड, वैसे ही उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा किया जा सके सरकार के ऊपर। और चूंकि सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो इतनी मुस्तैदी से उन विषयों पर काम कर रही जिन पर 70 वर्ष से काम ही नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूं, कानपुर एक ऐसा प्लेस रहा है जो आज़ादी के आंदोलन के समय पर मुस्लिम लीग का गढ़ रहा। और हम ये अगर ये कहें कि पाकिस्तान के निर्माण में कानपुर, अलीगढ़, बरेली इनका मुख्य स्थान था, तो गलत नहीं होगा। अब जब बन गया पाकिस्तान, तो कानपुर से 90% आबादी मुस्लिम चली गई पाकिस्तान। उस समय जो 90% आबादी पाकिस्तान चली गई, उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? 1968 में उस प्रॉपर्टी को भारत में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। शत्रु संपत्ति का मतलब यह हो गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान जा चुका है, उस व्यक्ति की अगर यहां कोई ओनरशिप है तो उस पर सरकार की ओनरशिप होगी, कब्जा होगा। बड़ी साजिश ये की गई उस समय कि प्रॉपर्टियों को या तो वक्फ घोषित करके गए हैं लोग,
कि वो किसी प्रकार बनी रहे। दूसरा काम ये किया कि 8 भाइयों में से 6 चले गए, 2 रह गए, 6 अपनी प्रॉपर्टी 2 को दे गए। यानी कि 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान भी बन गया और हिंदुस्तान में भी जमीन बचाए रखी। यानी कि 10.5 लाख किलोमीटर हिंदुस्तान में से जमीन काट ली बिना कुछ दिए। आप सोचो। तो कानपुर में एनिमी प्रॉपर्टी बहुत बड़े स्तर पर है। 2012 में इस पर ऑर्डर आए थे। 2016-17 में केंद्र सरकार ने ऑर्डर किया कि सर्वे करवाकर एनिमी प्रॉपर्टीज चिन्हित की जाए। अखिलेश यादव की सरकार थी। तो अखिलेश यादव की सरकार, तो आप सोच सकते हैं कि सर्वे कैसा करवाया होगा। उसका इलस्ट्रेशन मैं आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव के जो क्षेत्र हैं, इटावा, मैनपुरी, शिकोहाबाद यानी कि फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, औरैया, इनमें कोई एनिमी प्रॉपर्टी नहीं निकाली उन्होंने। जबकि ये मुसलमानों के उस समय के गढ़ थे और यहां से मुसलमान पाकिस्तान गया। तो आप सोच सकते हैं कि कानपुर से कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने निकाली होंगी। यानी कि कानपुर से प्रॉपर्टियां, एनिमी प्रॉपर्टी का कोई पीछे का रिकॉर्ड अखिलेश सरकार ने दिया नहीं, दिया भी तो थोड़ा बहुत दिया। अब योगी जी की सरकार बैठी और एनिमी प्रॉपर्टी बहुत बड़ा इशू है देश का। योगी जी ने कानपुर में एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर पीछे से बैकग्राउंड ढूंढना शुरू कर दिया। आपने एक मंदिर का प्रकरण सुना होगा, बाबा प्रॉपर्टीज। फिर नगर निगम में भी यहाँ बीजेपी की सरकार है। नगर निगम ने 198 मंदिर, अभी 2-5-10 दिन पहले की बात है, 198 मंदिर जो मुस्लिम एरियो में थे, जिन पर रह रहे मुसलमानों ने कब्जे कर लिए थे, उन मंदिरों को खाली करवाया है। यहाँ मास्टर प्लान चल रहा, यहाँ इंक्रोचमेंट की प्रॉपर्टियां खाली हो रही हैं और एनिमी प्रॉपर्टी पर कस्टोडियन ऑफ मुंबई में कस्टोडियन बैठता है एनिमी प्रॉपर्टी का, उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो पूरा गेम है एनिमी प्रॉपर्टी का, अगर ये इसका खुलासा हो गया तो आधा कानपुर खाली करना पड़ेगा। तो कैसे भटकाया जाए? आपने सुना भी होगा, कहते हैं बहुत दिनों तक थोड़ी ना रहेंगे योगी मोदी, जब तक हैं तब तक हैं। तब तक टाला जा सकता है क्या? हमारी आबादी बढ़ जाए, हमारी शक्ति बढ़ जाए, हमारी सरकार आ जाए, तब तक टाल लो, फिर तो हो ही जाएगा। जैसे अखिलेश सरकार बैठी थी, उन्होंने टाल ही दिया था ना। तो योगी जी की सरकार बैठी है, इस समय भी वो टल जाए, इसके लिए एक बड़ा गेम किया गया। और आपको बता दूं, ये जो चंदेश्वर का हाता है, इसके चारों ओर एनिमी प्रॉपर्टी है और उन एनिमी प्रॉपर्टियों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। क्यों मालूम? कि एक तो एनिमी प्रॉपर्टी कब्जे का चक्कर है, दूसरा बीच में केवल चंदेश्वर का हाता है जो हिंदुओं का है, परेड पर थोड़ा हिंदू है। अगर इस पर कब्जा हो जाए या इसको खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो एनिमी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए भी व्यक्ति का घुसना मुश्किल है इस इलाके में। ये बड़ा गेम है। और ये जो एनिमी प्रॉपर्टी चंदेश्वर के हाथे के चारों ओर है, कहीं मस्जिदें बनी हुई हैं, उस पर आप नाले के ऊपर मस्जिद बनी हुई हैं, आप देखेंगे मल्टी स्टोरी अगल बगल बनी हुई हैं। ऊपर से बॉम्ब फेंक कर, मोटार फेंक कर, जो भी हथियार हैं, हाथे को पूरा खत्म करना। हुआ क्या कि पिछले 2-3 महीने से लोग सक्रिय हो गए। उनको लगा कि ये मल्टी स्टोरी खड़ी हो रही हैं अगल बगल और ये तो भविष्य का बहुत बड़ा प्लान हो सकता है। और प्रॉपर्टी एनिमी है, ये सरकार सर्च कर रही है, सरकारी ऑर्डर है। नगर निगम इस समय पूरी शक्ति से लगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो नगर निगम के पास ही मिलेगा कि भाई कब्जा किसका था और कौन चला गया, कौन रह गया, कौन आ गया। इसकी कंप्लेंटें शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले केडीए एक प्रॉपर्टी को सीज भी कर गया, वहीं एनिमी प्रॉपर्टी को सीज करने के ये 2-3 दिन बाद ही, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना 5 तारीख का ये प्लान था, एकदम वो पहले कैसे बस्ट हो गया। ये एक्चुअली 5 तारीख का पूरा यही प्लान था। 5 तारीख का ये बड़ा प्लान था कि जेल भरो करेंगे और इधर से ये करेंगे वो करेंगे। ये हो सकता है कि वो बड़ा प्लान हो। 3 तारीख को इसलिए हो गया क्योंकि मस्जिद, मतलब जुमे की नमाज होना और उसमें वो तकरीर बोलते हैं क्या, वो होना, और उसके बाद लोगों का जाना, तो पूरा उस एनिमी प्रॉपर्टी जो नगर निगम या प्रशासन गिरा सकता है चंदेश्वर के हाथे के चारों ओर, उसका दिमाग वहां से भटकाकर यहां सीधा हमला कर दिया गया।
देखिए उधर कानपुर में राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, राज्यपाल का होना संयोग था या फिर ये सुनियोजित था कि वहां है तो इसलिए आज होना चाहिए? है क्या कि 5 तारीख को प्रशासन पूरी तरह से यहाँ बैठता, तो दिमाग में ये बिल्कुल रहा होगा कि आज ऐसा अवसर है कि यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर पूरा प्रशासन लगा होगा, क्योंकि 4 सेलिब्रिटी, 4 डिग्नेटरी भारत के इस समय हैं। प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं। तो कानपुर में शहर का प्रशासन वहां लगा होगा, तो 5 तारीख को अगर करोगे तो प्रशासन एकदम अलर्ट दिखेगा। ये दिमाग में बात 100% रही होगी, इसलिए 3 तारीख को ही ये बस्ट कर दिया जाए, ताकि वहां जो ये प्रशासन लगा होगा उसको संभलने का समय ही ना मिले। लेकिन शायद भूल गए कि ये प्रशासन योगी जी का है। उनके दिमाग में निश्चित रूप से ये रहा होगा प्रशासन के कि ये भी हो सकता है, इसलिए तो 10-15 मिनट में असिस्टेंस आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असिस्टेंट वहां खड़ी थी, लेकिन 15 मिनट में कमिश्नर ऑफ पुलिस का उपस्थित होना घटना स्थल पर। आप हिंदुस्तान में ये घटनाएं मिलती नहीं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस 10 मिनट में वहां पहुंच जाए और उसके पास जो भी छोटी मोटी फोर्स हो उसको लेकर इलाके में घुस जाए। तत्काल काबू करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तुरंत आ जाना, बाकी का प्रशासन का तुरंत आ जाना, फोर्सेस का तुरंत आ जाना। हालांकि उन जवानों, उन सिपाहियों को भी साधुवाद कहना पड़ेगा जो 4-5 ही संख्या में थे और उन्होंने लाठी चलाकर पहला जो हमला हुआ उससे बचा लिया। क्योंकि इनको तो अंदाजा ये था, पहले जो आदमी आता है गेट पर वो देखता, रैकी करता है कि यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, फिर वो रुमाल दिखाता है तो बाकी सब हमला करते हैं। तो ये रहा होगा कि 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में जब तक प्रशासन जागेगा तब तक हम फूंक कर चले आएंगे, खत्म कर देंगे। तब तक तो है, तो छोटा ही से तो है ना, 10, 20, 50, 100 परिवार हैं, इसलिए 10 मिनट में, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा और हम निकल के चले जाएंगे जब तक प्रशासन होश में आएगा। लेकिन वो सिपाही जो वहां पर खड़े हुए थे उन्होंने तत्काल लाठी चलाई, और तब तक भाई अपनी प्राइवेट डिफेंस में भी हाथे के लोग आ गए कि उनको पता है, क्योंकि चंदेश्वर का हाथा एक ऐसा हाथा है जिसको ये मालूम है कि कभी भी हमला हो सकता है। क्योंकि वो आज पहली बार टारगेट नहीं हुआ, वो बहुत बार पहले भी टारगेट हो चुका है। चंदेश्वर के हाथे में पहली बार ये नहीं हुआ, ये कई बार पहले भी हो चुका है। इसलिए चंदेश्वर के हाथे में रहने वाले लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और ये बिल्डिंगें जो बन रही थी चारों ओर, ये उनको कचोट रही थी कि ये बिल्डिंगें हमारे लिए बन रही हैं, क्योंकि ये बाहर से हमला ना कर पाए तो छतों से हमला करेंगे। और हुआ भी, इस हमले में मस्जिद की छत से पत्थर फेंके गए, जो ऊंची इमारतें हैं वहां से पत्थर फेंके गए, बोतलें, पेट्रोल बम फेंके गए। वो फूटे नहीं फूटे वो अलग बात है, लेकिन फेंके गए। तो ये जो पूरी घटना है, ये घटना तो अभी हम मानते हैं कंट्रोल कर ली, लेकिन ये साजिश बहुत बड़ी है। और ये साजिश पूरे प्रशासन को, अगर यहाँ पर कुछ हो जाता, आप सोचो चंदेश्वर के हाथे में कुछ हो जाता, एक व्यक्ति भी कहीं ईश्वर न करे भगवान को प्यारा हो जाता, तो पूरा कानपुर जल जाता। पूरा कानपुर जलता तो पूरा प्रदेश जलता, और पूरा प्रदेश जलता तो दिमाग में ये निश्चित रूप से रहा होगा, जब पूरा प्रदेश जलेगा तब कैसे संभालोगे। और पूरा प्रदेश जलेगा तो 2024 का चुनाव भी सामने खड़ा है, आपको दिक्कत होने वाली। और आप जो क्लेम संसार भर में कर रहे हो कि भाई हमारा प्रशासन इतना अच्छा है कि हम एक दंगा नहीं होने दिया, हालांकि योगी जी के प्रशासन ने ये सिद्ध भी किया कि हम नहीं होने देंगे, जो भी आप सोच कर आए हम होने नहीं देंगे। लेकिन सामने वाले ने तो अपनी चाल खोलकर दिखा दिया ना कि हमारा प्लान क्या है। इसलिए कानपुर शहर में जो बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कह दिया कि भाई हम ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं गंगा जी के किनारे। आप उसका मतलब समझते हैं? जाजमऊ की इंडस्ट्री के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जाजमऊ में चमड़ा इंडस्ट्री है, और उसका धुला हुआ पानी सुप्रीम कोर्ट के 2 बार ऑर्डर हो चुके हैं कि उसका पानी धोकर गंगा जी में छोड़ा जाता है। अगर ग्रीन कॉरिडोर नेशनल पॉलिसी बन जाएगी कि गंगा जी के इतने किलोमीटर इधर और इतने किलोमीटर इधर ग्रीनरी रहेगी, सिर्फ ग्रीन एग्रीकल्चर होगी, बाकी कुछ नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, तो जाजमऊ पर क्या असर पड़ेगा, कानपुर पर क्या असर पड़ेगा।
इसलिए ये जो सरकार सोच रही है कि हम उत्तर प्रदेश को सुंदर बना देंगे, उत्तर प्रदेश को सही कर लेंगे, आस्था भावना के अनुसार इसको पर्यटक स्थान बना लेंगे विश्व का, वो अगर बन जाएगा तो समस्या किसको होने वाली है? एनिमी प्रॉपर्टी, इवेक्यू प्रॉपर्टी पकड़ने वाली तो समस्या किसको होने वाली है? वक्फ का जो गोरख धंधा चल रहा है वो पकड़ जाएगा तो समस्या किसको होने वाली है? इसका सबका एक सलूशन उनको दिमाग में समझ में आता है कि अगर दंगा कर लो तो सरकार एक तरफ सिर्फ दंगे में एंगेज हो जाएगी और जिस तरह से साल 2 साल 4 साल कट जाएगा। तो क्या मान लिया जाए कि मोहम्मद पैगंबर पर जो टिप्पणी एक बहाना था, निशाना कुछ और ही था? देखिए है क्या, सीधे कहें तो निशाना हाथा था। बिल्कुल हाथा तो आज मैंने कहा पहली बार निशाना नहीं है। अगर प्रॉफिट के ऊपर किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे पास तमाम तरह के कोर्ट है ना भाई। हम तो ज्ञानवापी में हमको लगा तो हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हम तो ज्ञानवापी लेकर कोर्ट में गए हैं। हमारे भगवान के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो की बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने की शिवलिंग को लेकर के, तो हम कोर्ट जाते हैं ना, कोर्ट से कहते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन मुकदमे लिखवाते हैं, बाकायदा लड़ते हैं यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि हम दंगा कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब तो यही होता है ना कि आप जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत किसी ने अगर कुछ गलत कहा है, किसी ने कुछ गलत बोला है, मैं मानता हूं कि गलत बोल सकते हैं, इंसान है बोल सकता है, तो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये, और मजे की बात यह है कि जिस घटना को कहा जा रहा है कि इसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो तो कई दिन पहले किए, दूसरे दिन क्यों नहीं रिएक्शन हुआ? भाई प्रोवोकेशन का मतलब क्या है? प्रोवोकेशन का मतलब हुआ आपने बोला और मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन प्रोवोकेशन का मतलब कूल्ड ब्लडेड जो प्लान है वो तो नहीं है ना कि हमने कूल्ड वे में प्लान बनाया और कहा अगले हफ्ते करेंगे। अगले हफ्ते क्या करेंगे आप? अगले हफ्ते करेंगे इसका मतलब है कि आपने पूरी प्लानिंग उसकी बनाकर रखी, तब अगले हफ्ते हो पाएगा। अदरवाइज जैसे ही किसी ने कुछ गुस्ताखी की तो रिएक्शन आना चाहिए था। भाई प्रदर्शन भी करना है, बात भी करनी है, प्रशासन को लिखना है, कोई ज्ञापन देना है, जो भी करना, मुकदमे लिखवाने हैं, तो वो तो दूसरे दिन आ जाने चाहिए, तीसरे दिन आ जाने, चौथे दिन आ जाने चाहिए। इतना समय क्यों? लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी की जो भूमिका सामने आ रही है हयात हाशमी की, कि सीए एनआरसी में भी उनका रोल और पीएफआई से भी कनेक्शन सामने आया है। लेकिन उससे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि 8 दिन के अंदर 24 अंदरूनी बैठकें करना और उस हमले के वक्त लोगों को इशारा देने के लिए सफ़ेद रुमाल का इशारा करना, तो क्या वाकई में ये प्रशासन का कहीं ना कहीं फेलियर मानते हैं आप के, या फिर प्रशासन के लिए सीधी चेतावनी या चुनौती थी? देखिए मैं ये मानकर चलता हूं कि प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त ना होता तो ये घटना टाली नहीं जा सकती थी, यहाँ तक खत्म हो जाता। इसलिए इसको मुझे लगता है कि प्रशासन शो नहीं करता, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं आभास ज़रूर रहा होगा, तभी इतनी जल्दी प्रशासन एक्टिव हो गया। अदरवाइज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हों और प्रशासन 15 मिनट में एक्टिव होकर घंटा कंट्रोल कर ले, ये आपको नहीं लगता कि प्रशासन पहले से मजबूती से बैठा था? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी घटना का अंदाज़ा शायद ना लगाया हो। कुछ करेंगे, ऊधम मचाएंगे, रोडें ब्लॉक करेंगे, कुछ नारेबाजी करेंगे, ऐसा कुछ अंदेशा रहा होगा। दूसरी बात ये भी है कि बिना परमिशन के इस समय इस तरह के जुलूस निकलने की कोई अनुमति तो है नहीं। तो प्रशासन जब जुलूस निकला होगा तभी एक्टिव होना शुरू हो गया होगा, इसीलिए 15 मिनट में असिस्टेंस आ गई। तो हो कुछ भी सकता है। दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है, जो हम सबको विचार करना ही चाहिए। आप भगवान के मंदिर जाते हैं, क्या मिलता है आपको? प्रसाद मिलता है। ऐसा क्या होता है कि जुमे की नमाज के बाद पत्थर मिल जाता है प्रसाद की जगह? तो जो उसके अंदर तकरीर होती है वो इंटरनल कम्युनिकेशन जो है, इंटरनल कम्युनिकेशन,
पीएफआई के साथ कम्युनिकेशन, तमाम तरह की एसोसिएशन, हाशमी की अपनी एसोसिएशन है जो सबलेट करके मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट लाती होगी कि कानपुर में हम करेंगे, बाकी ऊपर से आप फंडिंग करिए और प्लान आप बताइए। ये पूरा का पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में मैं ये मान कर चलता हूँ कि ये इतना सीक्रेट चलता है कि हमें ये लगता है कि केवल नमाज हो रही है, हमें ये लगता है कि भाई रिलीजियस एक्टिविटी कहीं भी होती है तो कोई शक भी नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि अब प्रशासन को भी ये विचार करना ही पड़ेगा कि जो पब्लिक ईदगाहें हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो जहाँ पर इस तरह की होती, तो उन तकरीरों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। केवल उनमें ही नहीं, मंदिरों में भी लगाया जाए। मंदिरों में जो प्रवचन होते हैं उन प्रवचनों में भी लगाइए, जो भागवत हो रही, पुराण हो रही, उसमें भी लगाइए, और मस्जिदों के अंदर भी लगाइए, ताकि इस तरह के कहीं उपद्रवी प्लान तो कहीं बंद कमरे में नहीं बन रहे हैं रिलीजन के नाम से। और ये कोई नई बात नहीं है। हजरत बल की दरगाह उसका इलस्ट्रेशन है, स्वर्ण मंदिर उसका इलस्ट्रेशन है। कोई नई बात नहीं है कि मंदिरों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, स्वर्ण मंदिर का इस्तेमाल किया है खालिस्तानियों ने। इसलिए ये बात दिमाग में रखकर मुझे लगता है प्रशासन को अगली स्टेप ये लेनी पड़ेगी कि कहीं भी 20 लोगों से ऊपर, चाहे शादी, बारात, रिलीजियस एक्टिविटी कुछ भी हो रहा हो, वहाँ की फुटेज लोकल थाने में जानी ही चाहिए, लाइव दिखना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तब आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम रिलीजन के नाम से किसी स्थान के अंदर घुसे और अंदर क्या समझा दिया, क्या बता दिया, किसी को कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के नेशनल कन्वीनर हैं। उसके मैं जी 370 में लीगल कन्वीनर था। हाँ, सॉरी, ठीक है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आपने करीब से देखा है उसको, उसको अध्ययन किया है। तो हम बात करें तो कहीं ना कहीं उस जैसा माहौल यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। उस जैसा माहौल तो नहीं कहा जा सकता, उस जैसा माहौल, क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट पर इनकी जिन्ना ने जिस समय पाकिस्तान बनाया तो उसने एक पॉलिसी बनाई थी, हिंदुस्तान से काट काट कर जमीन निकालना। तो पाकिस्तान काट कर निकाल लेंगे, अगला हिस्सा जो काटना चाहते थे वो कश्मीर था, और उसी की पॉलिसी, चूंकि वो काट नहीं पाए, लेकिन उसी के इम्प्लीमेंटेशन में वो जो कुछ चल रहा था, फारूक अब्दुल्ला के समय पर हुआ, रोशनी एक्ट पास हुए, लैंड टू द टिलर्स पास हुए कि हिंदुओं की ज़मीनें कैसे हड़पी जाएं, वो पॉलिसी वर्क वहाँ पर था। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरे प्रदेश को दहलाने का विचार था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से निकल कर लोग इधर आ गए, यहाँ वाले कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश वाले तो कहीं जा ही नहीं सकते ना। उत्तर प्रदेश वालों को बस जाने का कोई रास्ता नहीं, कानपुर वालों को जाने का कोई रास्ता नहीं, कानपुर वालों को लड़कर यहीं मरना पड़ेगा। और कानपुर एक ऐसा स्थान रहा है, सन 46 के दंगे हों या उसके बाद के दंगे हों, कानपुर एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ से हिंदू कभी भागा नहीं। संख्या आपने देखा, चंदेश्वर के हाथ में 10-12 ही बच्चे थे और उधर से हजारों थे, लेकिन वो 10-12 लगे रहे। उन्हें मरना पसंद है, भागना पसंद नहीं है। कानपुर किसी, इनको भी सबको मालूम है कि कानपुर में भागने वाला कोई नहीं, कानपुर में लड़ने वाला है, लड़कर मरेगा लेकिन भागेगा नहीं। कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान का उधर से जल्दी से असिस्टेंस आ जाती है, इसलिए वहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी, यहाँ की परिस्थितियाँ। आखिरी सवाल कि एक तो ये आरोप लगना कि मुस्लिम समुदाय की ओर से कि हाता की तरफ से हमारे जुलूस पर पथराव किया गया था, और दूसरा कि ऐसे लोगों का इलाज क्या है? देखिए, हाथे की तरफ से जुलूस पर पथराव किया गया था, वो तो आपने एक फुटेज निकला है, रुमाल दिखाया, बुलाया, निकल रहे हैं, फिर एकदम अचानक लड़के हाथे में घुसने लगे, फिर वो हमला कर दिया, पुलिस ने उनको भगाया। तो ये कौन कह सकता है हाथे की तरफ से हुआ? और हाथे की तरफ से होता अगर, तो वहाँ हाथे के अंदर भी 100-200 लड़के हैं ना, वो इकट्ठे होते, वो 10 लोग केवल करते क्या ऐसा? और हिंदू समाज ने आज तक, उसका इतिहास रहा है, हिंदू समाज कभी हमलावर रहा ही नहीं, वो तो डिफेंसिव रहा है, ये उसका स्वभाव में है। डिफेंसिव ना होता तो हिंदुस्तान पर 800 साल शासन होता, हर बच्चा राणा बन जाता, हर बच्चा अगर शिवाजी बन जाता, सोचकर चलता, तो हिंदुस्तान ये होता क्या? 800 साल शासन चलता है। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों का ये स्वभाव है कि वो आक्रमणकारी नहीं होते, वो डिफेंसिव होते हैं। और ये पूरा आप देख रहे होंगे डिफेंस में ही सब बच्चों ने किया। पुलिस वहाँ से हट गई,
संख्या कम होने की वजह से, लेकिन 10-12 बच्चे केवल लगे रहे जब तक पुलिस की असिस्टेंस आई। और इलाज की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि जो जुमे की नमाज के बाद या किसी नमाज के बाद या किसी एकत्रीकरण जलसे के बाद ये शुरू होता है, तो वहाँ पर मुस्तैदी से आपको नज़र रखनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, योगी ने कहा है ना कि सभी के खिलाफ में जो आरोपी अब तक 29 की गिरफ्तारी हुई है कि सभी के खिलाफ में गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, संपत्ति कुर्क होगी, बुलडोजर भी चलाया जाएगा। नहीं, वो तो प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया तो होगी। बुलडोजर भी चलाया जाएगा। वो एनिमी प्रॉपर्टी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि चारों ओर एनिमी प्रॉपर्टी है। आप जो आतंकी हैं, आतंकियों का जो करेंगे, पहले एनिमी प्रॉपर्टी तो गिरा लीजिए जिसकी आवश्यकता है, नहीं तो हाथा खत्म हो रहा है। और यही तो प्लान उनका था कि एनिमी प्रॉपर्टी किसी तरह से बच जाए और डाइवर्ट हो जाए दिमाग इधर। वो एनिमी प्रॉपर्टी पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सबको।